Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. This is the third session on compiler design. In the previous two sessions, in the first session we discussed mostly about the introduction of compilers. In the second session we talked about lexical analyzer phase and the symbol table manager. In this session, we'll be talking about syntax analysis. More specifically, we'll be talking about the grammars in this session, that what is a grammar, how is it represented, all these details we will see in this session. All right. And going forward, in the upcoming lectures, we'll see the syntax analysis phase in detail. We'll understand the various kinds of parsers, how they function, how do they parse the various languages. All right. So let's see about grammars in this session. All right. So first of all, as I said, the syntax analysis phase is basically, that establishes a direct relation between the subjects of theory of computation as well as the subject of compiler design. So basically, when we talk about automata, it takes a language, it takes a string. Automata takes a string, and it actually represents a language, it actually accepts a language basically. So it accepts all the strings in the language. If the string belongs to the language, it accepts the string. If the string does not belong to the language, it rejects that string. So basically, given a string, a language L, an automata represents the language L. If and at the runtime, if you give it a string, अगर आप इसे runtime पे एक string देते हैं, तो if W belongs to the language, it will say yes. If W does not belong to the language, it will say no. All right. तो अभी जो हमारा प्रॉब्लम है सिंटेक्स एनालिसिस में एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है. हमें ये देखना है कि क्या ये जो प्रोग्राम मेरा P है, स्ट्रिंग की जगह पे मेरे पास क्या आ गया प्रोग्राम, लैंग्वेज की जगह पे मेरे पास क्या आ गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक. और जो ऑटोमेटा, मैं इन जनरल कोई भी ऑटोमेटा हो सकता था, यहाँ पे हम पुश डाउन ऑटोमेटा यूज करते हैं क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं उन सभी के सिंटेक्स एनालिसिस कैन इजीली बी डन बाय यूजिंग द पुश डाउन ऑटोमेटा, बाय यूजिंग अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज करके आप किसी भी तरह से या किसी भी तरीके की लैंग्वेज का सिंटेक्स एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक बात है. अब बात करें अगर हम पुश डाउन ऑटोमेटा को, अगर वो रिप्रेजेंट करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो आप क्या करेंगे, उसे प्रोग्राम P देंगे. और अगर प्रोग्राम P बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, इफ इट इज अ वैलिड प्रोग्राम, इफ इट इज हैविंग अ वैलिड सिंटेक्स, देन इट विल से यस. इफ इट डज नॉट हैव अ वैलिड सिंटेक्स, इफ इट डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज, इट विल सिंपली से नो टू यू. दैट्स इट. That's the basic point of discussion here. ठीक है. तो अब इसमें हम अगर बात करें तो अगर हम बात करेंगे कि हम कैसे करेंगे, क्या हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे, बात एक ही है हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएं या फिर हम ग्रामर से डिस्कशन करें. पुश डाउन ऑटोमेटा को जनरेट कौन सी ग्रामर करती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. So instead of using and drawing push down automata, हम context free grammars के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. जितना हमारा डिस्कशन होगा हम क्या कहेंगे कि अगर context free ग्रामर क्या है, जो जनरेट करती है context free लैंग्वेजेस को. पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है context free लैंग्वेजेस को. अगर की कोई स्ट्रिंग context free ग्रामर जनरेट कर पाएगी तो मैं बोल दूंगा कि वो मेरी स्ट्रिंग बिलोंग करती है लैंग्वेज को. वो प्रोग्राम जो है वो करेक्ट प्रोग्राम है आपका. स्ट्रिंग मेरे केस में यहां पे प्रोग्राम है. तो दो तरीके से कर सकते हैं. हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएं, प्रोग्राम दे. अगर पुश डाउन ऑटोमेटा यस बोलता है, रुक जाता है, रुकने के बाद यस बोलता है, इट इज ऑन द फाइनल स्टेट, आई विल से दैट द प्रोग्राम बिलोंग्स टू द लैंग्वेज. अगर वो रुकने के बाद नॉन फाइनल स्टेट पे रुक रहा है, नो बोलता है, तो हम विल से प्रोग्राम डज नॉट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं ग्रामर के थ्रू अपनी स्ट्रिंग को जनरेट करने की कोशिश करूंगा. अगर मैं ग्रामर के थ्रू अपनी स्ट्रिंग को जनरेट कर पाऊंगा तो मैं बोलूंगा स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज. अगर मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं बोलूंगा स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज. मोर इंपॉर्टेंट यहां पर बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम ग्रामर्स जो यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स यूज करेंगे. ऑटोमेटा जो यूज करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा बात की यूज करेंगे. और जो हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की. जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम डिस्कस करेंगे या जो एग्जिस्ट करते हैं, हम मोस्टली जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस ही डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया व्हिच आई वांटेड टू गिव यू अबाउट द सिंटेक्स एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर, कि ग्रामर कैसी दिखती है हमारे पास में. ग्रामर क्या है, बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रपल VTSP, राइट. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रपल VTSP वेयर V stands for the set of non-terminals or the set of vertices
Again, this is again a finite representation. It cannot be an infinite representation. Representation can never be infinite because there is no point of representing an infinite thing. Infinite representation, basically. A representation might represent infinite things, but a representation itself cannot be infinite. That we have discussed multiple times. Okay? Now, set of non-terminals, then we have, it is also called as set of vertices, or the, you can say the variables. So these are the things which can be expanded, right? Now T is the set of terminals. Again, every set is finite here, finite set of terminals, finite set of non-terminals, and so on and so forth. Now terminals are something which cannot be expanded. इसको हम expand नहीं कर सकते हैं. Now फिर बात आती है S क्या है मेरा? हाँ, तो ये जो टर्मिनल्स होंगे मेरे, एक्चुअली अगर मैं लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बात करूं, मेरा जो सिग्मा होगा विल बी ऑलवेज इक्वल टू टी. ठीक है, क्योंकि सिग्मा जो है मेरे स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा, टर्मिनल्स भी वही होंगे. जब मेरे स्ट्रिंग के जो सिंबल्स हैं वही तो मेरा बेसिकली टर्मिनल्स के अंदर आएंगे. और स्ट्रिंग के सिंबल्स कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा अल्फाबेट विच इज सिग्मा. ठीक है, नाउ S की बात करें हम तो S क्या हो गया मेरे पास में? स्टार्ट सिंबल. और P की बात करें तो मेरे सेट ऑफ प्रोडक्शंस. अगेन फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस. ठीक है, स्टार्ट सिंबल इज वन सिंगल स्टार्ट सिंबल. ठीक है, जस्ट लाइक वन सिंगल इनिशियल स्टेट. ठीक है, सेट ऑफ टर्मिनल्स की बात करेंगे तो ये सेट ऑफ टर्मिनल्स हो जाएंगे. यहां पर सेट ऑफ मेरे पास में क्या है? नॉन टर्मिनल्स हैं. जितने भी सेट्स यहां लिखे हैं, V की बात करें, T की बात करें, P की बात करें, सभी के सभी क्या हैं? फाइनाइट सेट्स हैं. और अगर हम बात करते हैं S की, तो S इज बेसिकली अ स्टार्ट सिंबल. तो लेट मी रिपीट दिस पॉइंट. V, T और P मेरे क्या हैं? जितने भी जो मेरे सेट्स हैं, V की बात करें, T की बात करें, P की बात करें, सभी के सभी क्या है? सेट ऑफ ये सभी के सभी फाइनाइट सेट्स हैं. S जो है मेरा स्टार्ट सिंबल है, वो तो एक सिंगल स्टार्ट सिंबल ही होगा. एग्जांपल से समझते हैं BTSP को. ठीक है, अब एक हम एग्जाम्पल के थ्रू हम VTSP को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो बात करें, जैसे एग्जाम्पल है E goes to E plus E एंड देन E goes to E cross E एंड E goes to ID. मान लीजिए ये मेरी ग्रामर है. हमें क्या देखना है? जो मेरी ग्रामर है उसके बेसिस पे मैं मेरी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता हूं कि नहीं. जस्ट लाइक इंग्लिश ग्रामर के बेसिस पे क्या मैं इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस लिख सकता हूं कि नहीं. तो आपको एक सेंटेंस देना पड़ेगा मुझे. सेंटेंस कैसा होगा? लेट्स से let me give you a sentence. Let's say it's already given. It is ID plus ID cross ID. अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको दे दिया तो आपको इस ग्रामर से प्रोड्यूस करके दिखाना है मुझे. तो प्रोड्यूस हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पार्स ट्री. ठीक है, और उससे पहले हम पहले VTSP को समझ लें. अगर हम बात करें यहाँ पे V की बात करें तो V मेरा एक ही है. यहाँ पर सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है E. Non-terminals which are further expanded. E is getting expanded, so E is basically a non-terminal. T की बात करें टर्मिनल्स की तो मेरे पास प्लस है, मल्टीप्लाई है और आईडी है. प्लस मल्टीप्लाई और आईडी मेरे जो हो गए सेट ऑफ टर्मिनल्स हो गए. और अगर बात करें फाइनली S की, तो S यहां पर स्टार्ट सिंबल की बात करें तो यहां पर E है स्टार्ट सिंबल, राइट? आई शुड यूज द इक्वल टू ऑपरेशन इंस्टेड हियर. दैट मेक्स मोर सेंस. देन P इज द सेट ऑफ प्रोडक्शंस. और ये मेरे सेट ऑफ प्रोडक्शंस क्या है? ये सारे के सारे प्रोडक्शंस, 2 और ये 3, ये सारे मेरे प्रोडक्शंस. जैसे कि हमने TUC में भी डिस्कस किया था कि इसको हम सारे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. E goes to E plus E slash E cross E slash ID. ऐसे भी लिख सकते हैं. It also means the same thing. ठीक है, it's a shorthand notation for the same grammar, the productions of the same grammar. ठीक. अब यील्ड क्या है पार्स ट्री की? पहले तो हमने ये कहा कि हम अगर कोई सेंटेंस प्रोड्यूस करना है तो हम यील्ड थ्रू पार्स ट्री करेंगे, और पार्स ट्री की जो यील्ड होगी दैट विल गिव यू द सेंटेंस व्हिच यू हैव जनरेटेड. द लीव्स, अब यील्ड क्या है? द लीव्स एनकाउंटर्ड व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट. टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, जब आप पार्स ट्री को स्कैन करेंगे तो जो आपको लीव्स पे जो मिलेगा वो होगा आपका यील्ड. ठीक है, सिंपल है. देखते हैं इसको एग्जांपल से देखते हैं. आईडी प्लस आईडी इज क्रॉस आईडी. अगर मान लीजिए मेरा सेंटेंस मुझे प्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? ID प्लस ID क्रॉस ID मुझे प्रोड्यूस करना है. अगर मेरी ग्रामर की बात करें तो बहुत सिंपल से दी गई है. E goes to E क्रॉस E, E goes to E प्लस E और उसके बाद E goes to ID. अब मुझे इस ग्रामर से इस सेंटेंस को प्रोड्यूस करना है. मेरे पास
स्टार्ट करने का एक ही तरीका, आई हैव टू स्टार्ट विद ई एंड ई कैन प्रोड्यूस ई प्लस ई फॉर मी. E can produce E plus E for me. Similarly, this E can produce E cross E for me. ठीक है? And then all the E's can be replaced with IDs. So I get ID plus ID cross ID, right? अब yield कैसे निकालेंगे? तो again वही वाली बात है, आप start करेंगे left to right, top to down. आपको you get ID, the first leaf. The next leaf is plus. Then the next leaf is again ID. Then the next leaf is again multiplication. Another leaf is again ID. So ID plus ID cross ID आपने लिखा, ये आपका बेसिकली क्या बन गया, yield, जो कि बेसिकली जो हमें सेंटेंस प्रोड्यूस करना था उसी से मैच भी हो रहा है. So basically this string can be produced by this grammar. So this string belongs to this language. ठीक है? This grammar represents a language and this string belongs to this language because this string can be generated by this grammar. ठीक है? ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे एक और आता है कि क्या मैं इसके लिए एक और ट्री भी बना सकता हूं. जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने यहां पे लिखा e गोज टू e प्लस ई, मैं एक और ट्री भी बना सकता था, e गोज टू e लेट्स से क्रॉस e फर्स्ट एंड देन दिस e इज रिप्लेस्ड बाय e प्लस e. In this case, then I will replace e with id, this e with id, and this e with id. What I will get is again the same thing, e id plus id cross id. Again I am getting the same thing. So I have generated two parse trees for the same sentence, and if that happens for the same string I have generated two parse tree. अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है. सो दिस इज एन एम्बिगुअस ग्रामर. हम एम्बिगुअस ग्रामर को और अच्छे से डिफाइन करेंगे आगे, लेकिन मैं बस आपको ये फैक्ट यहां पे दिखाना चाह रहा था कि मैं सेम स्ट्रिंग के लिए दो पार्स ट्रीज जनरेट कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है ये ग्रामर एम्बिगुअस है. ठीक है, ये बोलने का क्या मतलब है कि ग्रामर एम्बिगुअस है, इसका क्या मतलब है. जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं ये बात. जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंस जो दिया हुआ है वो ये था 2 + 3 × 4. ठीक है, अगर आप 2 + 3 × 4 को इवैल्यूएट करें, अगर सी के सिमेंटिक्स के हिसाब से चलेंगे, सी के सिमेंटिक्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. 3 4 = 12 + 2 14 शुड बी योर आंसर. ठीक है, बट अगर इफ somebody performs the plus operation first, 2 + 3 × 4, that is 5 × 4, that is equal to 20. This is wrong and this is correct. बट ये ग्रामर मुझे बता नहीं पा रही है कि पहले प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, दोनों ऑपरेशंस के इक्वल प्रेसिडेंस हैं. ये ग्रामर में प्रॉब्लम ये है, एम्बिग्यूटी का कारण क्या है कि ये ग्रामर मुझे ये नहीं बता पा रही कि मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज्यादा है या प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा है, जिस वजह से इस एक्सप्रेशन के दो इवैल्यूएशंस पॉसिबल हैं. तो अगर कोई ग्रामर इन प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस के प्रॉब्लम को सोल्व कर दे तो मैं ये कहूंगा वो ग्रामर मेरी क्या बन जाएगी, एक अनएम्बिगुअस ग्रामर बन जाएगी. ठीक है, अब इसको इसी एग्जांपल में जो मैंने पार्स ट्री बनाया उससे भी दिखाता हूं कि आपकी दोनों वैल्यूज प्रोड्यूस हो सकती हैं. जैसे कि लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, मे बी अ ग्रीन कलर. सो लेट्स सी, I will put up these values. This is 2, let's say, this is 3, let's say, and this is 4, based on the same example. Now what is being done? The tree is always evaluated bottom up, right? So 3 × 4 will be calculated first, 3 will go here, 4 will go here, 12 will be evaluated here. Now 2 will go up, 12 + 2 is 14, this is giving 14. So this is basically the right tree, correct one. But अगर आप इस ट्री के जाते हैं, this is 2, this is 3, this is 4, 2 + 3 will be evaluated first, it will become 5, 5 × 4 is 20, 20 evaluate होगा जो कि गलत है. बट ये मेरा ग्रामर जो है इस ट्री को प्रोड्यूस होने से रोक ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस हो जाएगी. कारण क्या मैंने बताया आपको, ये ग्रामर जो है प्लस और मल्टीप्लाई के, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रेसिडेंस ऑर्डर को नहीं बता पा रही है, और इस वजह से एम्बिग्यूटी आएगी और कुछ भी वैल्यू प्रोड्यूस हो सकती है. तो इसकी एम्बिग्यूटी कैसे दूर करेंगे, दैट वी विल आल्सो सी, बट दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ द पार्स ट्री, द यील्ड ऑफ द पार्स ट्री. ठीक है, अब ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड प्रोडक्शन का. इसी तरह से हमारे पास टेक्सचुअल मेथड भी है प्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन. कैसे हम किसी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करें, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन यू कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रिंग. अब डेरिवेशन में देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, द व्हाट इज डेरिवेशन, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द स्ट्रिंग. String is basically a sentence. From the start symbol via sentential forms.
अगर आप सेंटेंशियल फॉर्म्स के थ्रू आप एक सेंटेंस को डिराइव करते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेरिवेशन, दैट प्रोसेस ऑफ डिराइविंग दैट स्ट्रिंग बिकम्स डेरिवेशन। अब ये सेंटेंशियल फॉर्म्स क्या है हम समझेंगे इस बात को, जो बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म्स मिलते हैं उसको हम सेंटेंशियल फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ओनली वन नॉन टर्मिनल इज एक्सपैंडेड एट अ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आइए इसको उसी एग्जांपल पे फिर से फिट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया था E goes to E plus E, E goes to E cross E, E goes to ID, और मुझे प्रोड्यूस क्या करना है ID plus ID cross ID, राइट, ये प्रोड्यूस करना है मुझे, सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे स्टार्ट करना है, आई विल ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद E ओनली। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस दिस E with E plus E. In the next derivation, I will replace this E. I will replace, let's say, this E with E cross E, right? ठीक है. Now, after that, what I'll do is I will replace this E with ID, right? Then I will replace this E with ID. Why? Because by using this production. Then I'll replace this E with ID and I have got the full sentence. ये जो बीच में जितने भी sentences, जितने भी intermediate forms थे, ये सारे क्या हो गए मेरे sentential forms. Sentential forms. ये हो गए मेरे सेंटेंशियल फॉर्म्स, और ये जो फाइनली मुझे मिला, मेरा सेंटेंस मिला। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द स्ट्रिंग और द सेंटेंस वाया वेरियस सेंटेंशियल फॉर्म्स इन बिटवीन इज बेसिकली योर द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। अब डेरिवेशन जो है मेरा दो तरीके से हो सकता है, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या है, हम हर बार लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे तो मुझे मिलेगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और हर बार अगर हम राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे तो मुझे मिलेगा राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो अब अगर हम देखते हैं ये वाला डेरिवेशन कैसा है, यहां पर मेरे पास में ई था, ये लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, मैंने इसको बोल दिया लेफ्ट मोस्ट मतलब लेफ्ट मोस्ट सिंबल है। अभी देखते हैं पूरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है कि नहीं है। उसके बाद मैंने इस वाले ई को रिप्लेस किया, उसके बाद मैंने इस वाले ई को रिप्लेस किया आईडी से, ये लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल था। अब यहां पे तो कोई नॉन टर्मिनल बचा ही नहीं, फिर मैंने इस वाले ई को आईडी से रिप्लेस किया, ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल था। अब क्या किया मैंने, अब आईडी क्रॉस आईडी आ गया। अब उसके बाद अगर मेरे को ये सेंटेंस दिख रहा है, यहां पर फिर से ई है मेरा, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल यही है, इससे पहले कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं, सॉरी आई शुड से राइट मोस्ट, I'm sorry about it. So it's the right most terminal. ठीक है, I got confused between left and right. So this is right. This is the right direction, right? So this is right most. This is right most. This is right, right? Right most. ठीक है, इससे राइट कुछ भी नहीं है यहां पर, इससे राइट कुछ नहीं है, इससे राइट यहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई और आईडी है। ये तो टर्मिनल्स है, राइट मोस्ट तो यही हुआ। अब ये सारे टर्मिनल्स हैं, राइट मोस्ट कौन सा होगा, यही होगा। तो दैट इज आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी, ये हमें मिल जाता है। सिंपल है, आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी ये हमें मिल जाता है। तो दिस डेरिवेशन इज नथिंग बट द राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब अगर मैं इसी का लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा, वो हम देखते हैं। अगर मुझे इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो देखना है। अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या किया, ई को रिप्लेस किया, ई गोज टू, let's say I'll use the black pen only, let's say E goes to E plus E। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं हमेशा राइट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस करूंगा। इसमें राइट मोस्ट क्योंकि अब मैं लेफ्ट मोस्ट सिंबल को हमेशा रिप्लेस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस E को रिप्लेस कर दूंगा आईडी से प्लस E, एंड देन अब इस E को रिप्लेस करूंगा E क्रॉस E से, फिर अब इस E को मैं आईडी से रिप्लेस कर दूंगा, आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी क्रॉस ई। अब इस ई को मैं फिर से आईडी से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी। अब यही डेरिवेशन यहां पर क्या बन गया, यहां पर मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन।
अब ये डेरिवेशन जो मेरा बन जाता है वो है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट क्यों है? क्योंकि हर बार मैंने लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस किया है। जैसे यहां पर ये लेफ्ट मोस्ट है, ये लेफ्ट मोस्ट है, अब यहां पर तो ये सारे टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल लेफ्ट मोस्ट यही बनेगा, ये सारे टर्मिनल्स हैं, लेफ्ट मोस्ट यही बनेगा, ये सारे नॉन टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल्स हैं तो लेफ्ट मोस्ट यही बनेगा। लेफ्ट की साइड से हमेशा रिप्लेसमेंट किया है मैंने, तो इसलिए ये हो जाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर हर स्टेप पे आप लेफ्ट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनेगा, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनेगा। तो दैट इज वेयर द डेफिनेशन सेज इफ द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज रिप्लेस्ड इन एवरी सेंटेंशियल फॉर्म then you call it as leftmost derivation. If the rightmost non terminal is replaced in every sentential form then it becomes the rightmost derivation. ठीक है, सिंपल है। अगेन टू क्लैरिफाई, यहां पर हमने हमेशा राइटमोस्ट सिंबल को रिप्लेस किया तो दिस इज राइटमोस्ट डेरिवेशन, हमेशा यहां पर लेफ्टमोस्ट सिंबल को रिप्लेस किया है तो ये बन गया मेरा लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, और ये चीज हमेशा याद रखनी है, ड्यूरिंग द प्रोसेस डेरिवेशन ओनली वन नॉन टर्मिनल इज एक्सपैंडेड एट ए टाइम, एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स को आप एक्सपैंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर ली जाए एम्बिग्यूटी की भी, कि कब हम बोलेंगे कि एक ग्रामर एम्बिगुअस है। अ ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस, कब बोलूंगा मैं वो एम्बिगुअस है? जब दो दो वैल्यूज आ रही हैं, राइट, किसी एक्सप्रेशन की दो दो वैल्यूज कब आएंगी? जब दो दो पार्स ट्री होंगे। सो इफ देयर इज मोर देन वन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन, if there is more than one leftmost derivation for a single string, or if there is more than one rightmost derivation for a single string, or if there is more than one parser for a parse tree for a single string, then I can say my grammar is ambiguous. जितने पार्स ट्री होंगे उतने ही आपके लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन होंगे, उतने ही आपके राइटमोस्ट डेरिवेशन होंगे, चाहे आप पार्स ट्री के लैंग्वेज में बोल दें, चाहे आप राइटमोस्ट डेरिवेशन के टर्म्स में बोलें, चाहे आप लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन के टर्म्स में बोलें, जो टर्मिनोलॉजी है वो यही रहेगी। ऑलराइट, चाहे आप लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन के टर्म्स में बोलते हैं, राइटमोस्ट डेरिवेशन के टर्म्स में बोलें, चाहे पार्स ट्री के टर्म्स में बोलें, अगर एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग तो आप बोलेंगे आपकी ग्रामर एम्बिगुअस है, क्योंकि दो दो इंटरप्रिटेशंस आ जाएंगे जिसकी वजह से आप बता नहीं पाएंगे कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ऑलराइट, सिंपल है। हमने एग्जांपल से भी देखा कि हम दो पार्स ट्री बना पाए थे उस ग्रामर के लिए फॉर द स्ट्रिंग id प्लस id क्रॉस id, तो दैट ग्रामर वाज माय एम्बिगुअस ग्रामर। बट अगेन मेन प्रॉब्लम ये है, द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ द ग्रामर इज अनडिसाइडेबल। आप ग्रामर को देख के कोई एल्गोरिथम नहीं लिख सकते हैं जिसके थ्रू आप ये बता पाए। ये जो मैंने चीजें बोली, इफ देयर इज मोर देन वन पार्स ट्री, मोर देन वन राइटमोस्ट डेरिवेशन या मोर देन वन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन, ये जो चीजें हैं ये कोई एल्गोरिथम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो सिंगल स्ट्रिंग है वो ढूंढना कैसे है। देयर इज नो एल्गोरिथम फॉर दैट, यू हैव टू अप्लाई इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने स्ट्रिंग को ढूंढना, डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ट्राई किया, डिफरेंट पार्ट उसके लिए पार्स ट्रीज बना के देखे, बनते हैं एक से ज्यादा तो एम्बिगुअस है, अगर एक ही बनती है तो अनएम्बिगुअस है। कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती है इस चीज के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें देयर इज नो एल्गोरिथम, अच्छा सिर्फ यही नहीं, देयर इज नो एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एन एम्बिगुअस ग्रामर इनटू एन अनएम्बिगुअस ग्रामर, कोई एल्गोरिथम भी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में जैसे कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है, अगर इस प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की वजह से एम्बिग्यूटी आ रही है तो हम कुछ केसेस में उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वो हम सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जब हम ग्रामर्स के बेसिक्स को पढ़ेंगे। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को रिजॉल्व किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक हम कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में समझते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें इस ग्रामर की, तो ये ग्रामर जो है ये एक अनएम्बिगुअस ग्रामर है, and I can convert the earlier grammar that is e goes to e plus e goes to e cross e goes to id, उस ग्रामर को मैं इसमें अगर कन्वर्ट कर देता हूं तो ये अनएम्बिगुअस ग्रामर बन जाती है। इसको कैसे मैंने कन्वर्ट किया ये हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट अभी आपको जो समझना जरूरी है वो ये है कि ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है। कैसे है? आप दो पार्स ट्री बना ही नहीं सकते। कैसे नहीं बना सकते देख लेते हैं। id प्लस id क्रॉस id हमें दिया हुआ है, ठीक है। विल स्टार्ट विद e। क्या कोई ऑप्शन है मेरे पास? e कैन गो टू t ओनली एंड e को कैन गो टू e प्लस t। मुझे प्लस तो प्रोड्यूस करना ही करना है तो मैं e गोज टू e प्लस t ही लगाऊंगा यहां पर। अब मुझे क्या प्रोड्यूस करना है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है, t से ही प्रोड्यूस होता है तो आई कैन ओनली रिप्लेस इट विद t क्रॉस f, ठीक है।
अब क्या करना है, इस ई को मैं टी से रिप्लेस करूंगा, टी को एफ से करूंगा, एफ को आईडी से कर दूंगा, इस टी को मैं एफ से करूंगा, इसको आईडी से कर दूंगा, इस एफ को किससे रिप्लेस कर दूंगा, आईडी से कर दूंगा। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी मिल गया, मुझे मिल गया आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी, और मेरे को एक ही पार्स ट्री मिल रहा है, तो ये ग्रामर क्या बन गई, अनएम्बिगुअस। सिर्फ एक स्ट्रिंग से नहीं बता सकता हूं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स देने पड़ेंगे, बट अगेन with experience you will understand that this is an unambiguous grammar। कुछ स्ट्रिंग्स का एग्जांपल लेंगे, अब ऐसे तो है नहीं हम इनफाइनाइट एग्जांपल्स लेंगे और फिर बताएंगे देखो जी भाई अनएम्बिगुअस हो गई है मेरी ग्रामर, तो कैसे करेंगे ये चीज को, ठीक है। कुछ स्ट्रिंग्स को लेंगे और उसके बेसिस पे हम कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और विद एक्सपीरियंस यू विल आल्सो गेट टू नो कि अनएम्बिगुअस ग्रामर्स किस तरह के पैटर्न्स फॉलो करती है, ठीक है। सो ये जो मेरी ग्रामर थी अनएम्बिगुअस थी। अब गेट में सवाल कैसे आ सकता है, चेक इफ द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ग्रामर क्या दी है, एस गोज टू एस, एस गोज टू एस एप्सिलॉन। अब मुझे क्या करना है, एम्बिग्यूटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल पार्ट्स ट्री देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं ए, अगर स्ट्रिंग मेरी ए है तो मैं दो पार्ट्स ट्री बहुत क्लियरली बना सकता हूं, ए गोज टू एस, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया इस एस को, और दूसरा जो है मान लीजिए एस गोज टू एस से कर दूं मैं, और उसके बाद इस एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूं। दो पार्ट्स ट्री मिल रहे हैं सेम स्ट्रिंग के लिए, तो इसका मतलब ये ग्रामर क्या हो गई, एम्बिगुअस ग्रामर हो गई है। ये ग्रामर कौन सी ग्रामर हो गई, एम्बिगुअस ग्रामर हो गई, ठीक है, सिंपल है। तो सारा जो इसमें काम है हिट एंड ट्रायल मेथड से उस स्ट्रिंग ए को ढूंढना, ये एक सारा काम है जो आपको करना होगा। बाकी आपको फिर दो पार्ट्स ट्री भी बनाने हैं उस चीज के, स्ट्रिंग्स कैसे ढूंढी जाए, दो पार्ट्स ट्री कैसे बनाए जाए, विद एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस यू विल आल्सो गेट टू नो दैट। बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है यहां पे, ठीक है। अच्छा, अगेन कोई ये बोल सकता है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दो, मैं तो दूसरा मेथड फॉलो करूंगा, मैं तो दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिख के दिखाऊंगा या फिर मैं दो राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख के दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको दो पार्ट्स ट्री बनाने हैं, लेकिन मैं दो पार्ट्स ट्री मेथड से करता हूं क्योंकि इट इज इजियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चीजें जल्दी समझ में आती हैं, बेटर है पार्ट्स ट्री मेथड यूज करना। बट अगर कोई ऐसा बोल रहा है मुझे तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाने में मजा आता है, तो वो करो, कोई इशू नहीं। राइट मोस्ट डेरिवेशन में ज्यादा मजा आता है, वो करो, लेकिन इजी वाइज, इजीनेस वाइज, लुक वाइज, फील वाइज इट इज एडवाइजेबल टू गो विद द पार्ट्स ट्री अप्रोच, ठीक है। मैं तो अपने क्लास में इसी तरीके से कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज मोर इजियर एंड दिस इज मोर इंट्यूटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेक इफ द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, अगर कि ये गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है। अब अगेन यहां पर भी सेम चीज है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एक स्ट्रिंग का, एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी जिसके लिए हम दो पार्ट्स ट्री बना पाए। स्ट्रिंग में ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ए बी एक स्ट्रिंग है, ये एम्बिग्यूटी को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है। लेट्स सी, मतलब करना क्या पड़ेगा, दो पार्ट्स ट्री बनाने पड़ेंगे, बनाते हैं। एस गोज टू ए एस बी एस, ठीक है। अब इस वाले एस को मैं अगर बी एस ए एस से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को क्या मिल गया, बी एस ए एस, फिर इस एस को एप्सिलॉन से, इस एस को एप्सिलॉन से, इस एस को एप्सिलॉन से, मुझे क्या मिला देखते हैं, ए एस यहां पे है, बी ए बी, तो मुझे क्या मिल गया, ए बी, ठीक है। कैसे निकाला मैंने ये यील्ड, ये क्या निकाला मैंने, यील्ड निकाला। यील्ड कैसे निकालते हैं, ट्रेवर्स द पार्ट्स ट्री टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, एंड स्कैन, कीप ऑन राइटिंग डाउन ऑल द लीव्स दैट यू एनकाउंटर। सिंपल है, ठीक है। अब एक और पार्ट्स ट्री बनाना है मुझे इसी चीज के लिए, कैसे बनाऊं, एस गोज टू, मान लीजिए ए बी बनाया मैंने, मेरे को एक और पार्ट्स ट्री बनाना है। लेट्स सी कैसे बना सकते हैं हम, ए बी, ऑलराइट। सो मेरे को एक पार्ट्स ट्री तो ऐसे मिल गया, दूसरा पार्ट्स ट्री कैसे बनाया जाए, लेट्स से, हाँ, आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वेज। हाँ, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस दिस एस विद ए एस बी एस, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले एस को फिर से ए एस बी एस से रिप्लेस कर देता हूं, कर दिया। फिर इस एस को एप्सिलॉन से, इस एस को एप्सिलॉन से, इस एस को एप्सिलॉन से। अब करो जरा इसको, यील्ड निकालते हैं, ए बी, बस ए बी, दो पार्ट्स ट्री सेम यील्ड दे रहे हैं, इसका मतलब ग्रामर मेरी एम्बिगुअस है। सिंपल, ठीक है।
सो जो एम्बिग्यूटी रिलेटेड टू प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बट एम्बिगुअस ग्रामर क्या है, उसका क्या नुकसान है, वो हमने अच्छे से समझ लिया इस सेशन में, ठीक है। So that's all about this session, guys. What we understood in this session is, we started with the syntax analysis. We understood what are grammars, how they are represented, the VT, SP tuple. We understood that tuple, what are don't terminals, what are terminals, what is the start symbol, what is the set of productions. We have understood all those things. Then we understood how to generate a string from a grammar using the parse tree approach. The yield of the parse tree represents the string. Then we saw the leftmost derivation as well as the rightmost derivation. Before that, we understood what derivation actually is, and then we understood when a grammar is ambiguous, if we can generate two parse trees for the same string, if we can write two derivations, two leftmost derivations for the same string, if we can write two rightmost derivations for the same string, then the grammar becomes ambiguous. So this is what we have studied in this session. The theory wise itna hi hai, baki sab jo hai, it is all about practice. That's all about this session, guys. ठीक है, तो इस सेशन में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर्स। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ द सिंटेक्स एनालिसिस। मोर स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि भाई कैसे हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एम्बिगुअस ग्रामर्स के अंदर, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू सी द फर्दर शेड्यूल, यू कैन इजीली लुक एट इट। दीज आर द नेक्स्ट फ्यू सेशंस एंड अगेन नेक्स्ट फ्यू सेशंस। ऑलराइट, so thank you so much, guys. I'll see you guys in the next session.